ओके। प्यारे बच्चों, भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर राम प्रसाद पाल, एकेडमिक काउंसलर, रीजनल सेंटर लखनऊ। आज का जो विषय है, भारत में संसदीय लोकतंत्र। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में संसदीय लोकतंत्र। ये खंड दो में हम लोग इकाई प्रथम विधायिका में चर्चा करेंगे संसद का महत्व, लोकसभा की संरचना, लोकसभा क्या होती है इस पे चर्चा करेंगे, कार्यपालिका पे निमंत्रण, तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का विषय महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम भारत में संसदीय लोकतंत्र, ये भारतीय शासन की प्रकृति का ज्ञान भारतीय संविधान के जानकारों ने बहुत विधिवत रूप से किया है। भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन भारतीय संविधान के अनुसार ही होता है। संविधान शासन व्यवस्था को कोई भी किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है, जो सरकारी तंत्र है, उसको जो संविधान होता है उस देश का, वो एक आधार प्रदान करता है। संविधान राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र ना होकर राष्ट्र की जनता की आस्थाओं एवं मान्यताओं का एक आधार है। संविधान पदों का विन्यास मात्र नहीं है, वरन जीवन की एक शैली है। हमारे संविधान निर्माताओं का जो ध्येय था, वो ऐसे व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था जिसे भारत की विशिष्ट परिस्थितियों एवं संकट की घड़ियों में भी चलाया जा सके। यह एक प्रकार की व्यवस्था है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि हमारे संविधान में यदि कोई नवीन बात हो सकती है तो यही है कि उसमें पुराने प्रचलित संविधान की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ही इसको ढाला जाए। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं।
इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। संविधान जीवन का वो मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। जीवन का वो मार्ग जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का यह जीवन मार्ग उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप ही होता है, और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न होने के कारण उसके संविधान की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित हमारा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात वह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। हमारे भारतीय संविधान में जो अंतिम शक्ति है, जो अथॉरिटी है, पावर है, वो जनता में निहित है। देश की जनता में, भारतीय जनता में ही निहित है। अन्य विशेषता की बात करें तो हमारा भारतीय संविधान लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। हमारा संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान जो सर्वोच्च कानून का प्रावधान देता है। हमारे भारतीय संविधान में कानून से ऊपर, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अपनी शक्तियों की इससे प्राप्त करती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो अपनी शक्तियां जो है इसी संविधान से ही प्राप्त करती हैं। यह सरकारों के दो स्तरों के बीच एक लिखित अनुबंध के रूप में कार्य करता है। हमारे भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन इस संघ और राज्यों के बीच किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों की सीमाओं को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान की 3 सूचियां हैं जो इस प्रकार: नंबर 1 पहली सूची है वो है संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची है, और तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र न्यायपालिका में रहते हैं। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा सरकारी विधानों की न्यायिक समीक्षा करता है, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालयों के द्वारा
सरकारी विधानों की न्यायिक समीक्षा प्रदान करता है। न्यायपालिका किसी भी सरकार के एक अधिनियम को हटा सकती है अगर वह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाता है या कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के लिए सहमति के बिना पारित किया जाता है, तो यह भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को उजागर करता है। भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को उजागर करता है। भारतीय संविधान द्विसदन का कार्य करता है। द्विसदन का अर्थ है हमारी संसद के 2 सदन होते हैं। निम्न सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा, और उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। संघ और राज्यों के लिए हमारे संविधान में एकल व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने अधिकार संविधान से ही प्राप्त करती हैं। राज्यों का अपना अलग अलग गठन नहीं किया गया। इसमें कानूनों के पालन में एक रूपता आती है। भारत 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 में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जन्म से भारतीय है। प्रत्येक नागरिक, एक बच्चा जब से पैदा हो जन्म लेता है, वो भारत का बच्चा है, वो भारत का नागरिक है। यह केवल एकल नागरिकता पर ही आधारित है। हमारे भारतीय संविधान में केंद्र का वर्चस्व होता है। हमेशा केंद्र का वर्चस्व रहता है। भारतीय संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पावरफुल है। राजनीतिक, आर्थिक रूप से मजबूत केंद्र होता है। भारत में एकात्मक क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा ही प्रशासित होता है। इसके अलावा संविधान की 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र सरकार को कानून और व्यवस्था संकट से निपटने के लिए किसी भी राज्य में सशस्त्र बल तैनात करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी राज्य हो, अगर वहां पे कोई संकट है तो ये कार्य केंद्र सरकार को प्राप्त है कि वहां पे जो है सेना, पुलिस, मिलिट्री, सशस्त्र बल वहां पे तैनात करे। ये अधिकार केंद्र को प्राप्त है। केंद्र राज्यपालों की नियुक्तियां
और अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। राज्यपालों की नियुक्ति, जैसा कि हम जानते हैं, केंद्र की सलाह से, सेंट्रल कैबिनेट की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन केंद्र की सलाह के द्वारा की जाती है। कि जो राज्य क्षेत्र में आते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, जिनको हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में चुनाव आयुक्त और नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त हो या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये कर्मचारी, ये अधिकारी केंद्र के अधिकारी होते हैं और वे राज्यों के लिए भी कार्य करते हैं। जैसा कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो एक अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है, वो राज्यों में काम करता है, राज्य के लिए काम करता है। पुलिस अधिकारी राज्य के लिए काम करता है, लेकिन ये सेवाएं केंद्र में आती, ये अधिकारी केंद्र के होते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि राज्य सरकारें वास्तव में केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा ही चलाई जाती। जब आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी ये राज्यों में जाकर के काम करते हैं, यद्यपि केंद्र के पदाधिकारी हैं, तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो राज्य का संचालन है वो वास्तव में केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अब अगर हम बात करें आपातकाल के प्रावधान के बारे में, तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन प्रावधान किया गया है। किसी राज्य का राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के रूप में ही काम करना होता है। आपातकाल के समय में ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य का राज्यपाल है वो अपने राज्य में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्र की संप्रभुता को कोई खतरा है
या राज्य में संवैधानिक तंत्र में विघ्न आया हुआ है। राज्य का संचालन सही तरीके से संविधान सम्मत नहीं चल रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल, उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वहां पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील करता है। राष्ट्रपति शासन में किसी भी राज्य का राज्यपाल ही सर्वे सर्वा हो जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र में अगर विघ्न आया हुआ है, संकट आया हुआ है, या सरकार की वित्तीय अस्थिरता या दिवालियापन आ गया है, तो इसको समाप्त करने के लिए राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय राज्य की प्रकृति बहुत हद तक एकात्मक रूप में बदल जाती है, एकात्मक रूप में बदल जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राज्य का राज्यपाल है, राज्य के राज्यपाल को केंद्र द्वारा ये शक्तियां दी गई हैं। क्यों? क्योंकि वो केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उसका उसकी नियुक्ति होती है और केंद्र सरकार की सलाह से होती है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जिस व्यक्ति के लिए केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा जो है सहमति मिलती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार का अभिकर्ता है। गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्थात अगर राज्यपाल राज्य में किसी भी परिस्थिति में अगर उसे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है, तो इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार को देते हैं। हम जानते हैं कि राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक मुखिया है। राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। किसी भी राज्य का राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। राज्य की सारी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं और जो मंत्रिमंडल है, विधानमंडल, राज्य का मंत्रिमंडल, वो प्रत्येक सूचना राज्यपाल को देता है। अब अगर हम बात करें कि भारत में
केंद्र और राज्य, इसके अगर हम संबंधों की बात करें तो केंद्र और राज्य की संबंध निर्भर करता है कैसे संबंध हैं। संबंध अच्छे हैं, राज्य के संबंध केंद्र के साथ अच्छे हैं, ये निर्भर करता है कि जो राज्य सरकार है वो किस दल की है और केंद्र में किस दल की सरकार है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही दल की हैं तो दोनों के संबंध बहुत ही मधुर होते हैं। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा होती है, तो अगर राज्य में उसी दल की सरकार है तो ऐसी पोजीशन में उसके संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध मधुर होंगे। और इसमें अगर कहीं विरोधाभास है, मान लीजिए किसी राज्य में जो उसका राज्यपाल है वो केंद्र सरकार का आदमी है और राज्य में दूसरे दल की सरकार है, तो आए दिन ये देखा जाता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। टकराव कब होता है? टकराव होने की स्थिति यही रहती है कि मुख्यमंत्री या उसका मंत्रिमंडल कभी कभी राज्यपाल के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता है। जब उसके निर्देशानुसार कार्य नहीं होता है तो इसकी सूचना राज्यपाल को केंद्र को देनी होती है और राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। तो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो प्रयास करता है कि राज्य में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा हो, और अगर वो ऐसा नहीं पाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का कोशिश करता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अगर कहीं राज्य में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसी पोजीशन में अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो हमारे देश में जो संविधान शास्त्रियों में ये गंभीर, हमेशा जो है गंभीर विवाद रहा है, झगड़ा रहा है कि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक शासन स्थापित करता है अथवा एकात्मक शासन।
यहाँ ये हमारा जो भारतीय संविधान है, वो संघात्मक शासन स्थापित करता है या एकात्मक शासन। तो इस विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वानों के जो विचार हैं, वो भिन्न-भिन्न रहे हैं। उसमें अगर हम बात करें केसी, एक विद्वान हैं केसी वियर, तो केसी वियर का कथन है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं। भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। ये कथन है केसी व्हीलर साहब का। इनका कहना है कि इसमें जो संघीय विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, वो बहुत ही मामूली सी हैं, नाम मात्र की हैं। भारत का संविधान एकात्मक ज्यादा है। दूसरे विचारक एक डीएन बनर्जी का विचार है, डीएन बनर्जी साहब का कहना है कि भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, किंतु उसका जो झुकाव है वो एकात्मकता की ओर है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो तो संघीय है, लेकिन उसका जो झुकाव है वो एकात्मकता की ओर है। डीडी बसु साहब का मत है कि भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से या संघात्मक है। ना ही ये एकात्मक है और ना ही ये पूर्ण रूप से संघात्मक है, अपितु दोनों का ये मिक्सचर है, मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। प्रोफेसर पायली का विचार है, भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है, किंतु उसकी आत्मा जो है एकात्मक है। ढांचा उसका संघात्मक है, किंतु उसकी जो आत्मा है वो एकात्मक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनका ये मानना है कि यह एक संघीय संविधान है, क्योंकि यह दोहरे शासन तंत्र की स्थापना करता है। अंबेडकर साहब का कहना है कि यह एक संघीय संविधान है, क्योंकि हमारा संविधान दोहरे शासन तंत्र की स्थापना करता है, जिसमें केंद्र में संघीय सरकार तथा उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें हैं,
जो संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती हैं। हमारा संविधान सर्वोच्च है, भारत का संविधान सर्वोच्च संविधान है। यह एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान संघवाद की प्रथम शर्त है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है और लिखित संविधान संघवाद की पहली शर्त है। एक संघ राज्य अपना अस्तित्व उस लेख पत्र से प्राप्त करता है। फिर से सुने, एक संघ राज्य अपना अस्तित्व उस लेख पत्र से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। संघ राज्यों में लिखित संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संघ राज्य में लिखित संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के लिखित स्वरूप से संघीय मामलों में मतभेद होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमारा संविधान इसीलिए लिखित संविधान, और लिखित संविधान का स्वरूप होने के कारण यहाँ पे मतभेद होने की संभावना जो है बहुत कम है। मतभेद होते हैं, केंद्र सरकार के बीच में मतभेद होते हैं, राज्य सरकार में मतभेद होते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद होते हैं। ये तो किसी भी तंत्र में संभव है, मतभेद होना संभव है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। साधारण कानूनों की तुलना में लिखित संविधान अस्थायी होता है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया जाए। किसी पदाधिकारी ने कुछ भी बोल दिया, किसी राजनेता ने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं। लिखित संविधान है और हमारे लिखित संविधान में जो व्यवस्था की गई है, जो कानून और व्यवस्था है, जिसके पास जो शक्ति और प्रावधान है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो हमारे भारतीय संविधान में लिखित रूप से उसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान में जो लिखित रूप से व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था का अवलोकन न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। उसका इंटरप्रिटेशन, किस कानून का क्या मतलब है, कौन सा अधिकार सरकार को, राज्य सरकार को प्राप्त है और कौन अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, उसका इंटरप्रिटेशन हमारी न्यायपालिका होती है।
ये न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है। तो साधारण कानूनों की तुलना में जो लिखित संविधान होता है वो अधिक स्थायी होता है, परमानेंट है। संविधान के द्वारा सरकारों के संगठन और कानूनों का और कार्यों का सरकार के सॉरी संगठन और कार्यों का कानूनी और संवैधानिक आधार कानूनी और संवैधानिक आधार तथा संघ और राज्यों के संबंध, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंध और क्षेत्राधिकार, ये भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सबको कानून के अंदर ही रहना है और उसका संचालन करना है, उसका पालन करना है, कानून का पालन करना है। जैसा कि हमने बताया आपको कि कोई भी कानून, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, एक्स वाई जेड, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना होता है। अमेरिका का संविधान की भांति, जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिकी संविधान की भांति यद्यपि भारतीय संविधान में यह घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा। ये चीज लिखित नहीं की गई है कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का लिखित कानून है। लिखित कानून होने के कारण देश का शासन प्रशासन संचालन भारतीय की संविधान के अनुरूप होता है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यों के राज्यपाल हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की जजेज, हाई कोर्ट की जजेज, जैसा कि आपको मालूम है कि इनकी नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। उच्च न्यायालय, किसी राज्य के उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो भले वो किसी राज्य में पदाधिकारी कार्य कर रहे हों, लेकिन उनके जो नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है वो केंद्र को प्राप्त है। इसके उपबंध सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं। जो भारतीय संविधान में उपबंध लिखे गए हैं वो सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं। उनका उन कानूनों का पालन करना ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं इसमें मेरी
मेरे कानून चलेंगे, इसमें मेरी सत्ता प्रभावी होगी, जो भारतीय संविधान में लिखित है, जिसका कि इंटरप्रिटेशन समय-समय पर न्यायपालिका करती रहती है। उसी प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कार्य करना पड़ता है। कोई संविधान के ऊपर नहीं। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य का मुखिया, संवैधानिक मुखिया राज्यपाल है और राज्यपाल इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की सलाह से राष्ट्रपति करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। जनता का शासन क्यों? क्योंकि जनता अपने राजनेताओं की का चुनाव करती है। ऐसा हमारे संविधान में उल्लिखित किया गया है कि देश की जनता चुनाव के द्वारा अपने राजनेताओं का चुनाव करती है। जो संसद सदस्य होते हैं, एमपीज, उनका चुनाव जनता करती है और वही संसद सदस्य ही संसद में बैठती है। केंद्र सरकार का गठन होता है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जो विभिन्न विभागों को देखते हैं। हर विभाग का एक केंद्रीय मंत्री होता है और केंद्रीय मंत्री के बाद में राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संसदीय मंत्री होते हैं। संसदीय मंत्री के बाद में आपके ये अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं, ये जो सेंट्रल कैबिनेट है, राज्य के लिए, देश के विकास के लिए, देश के संचालन के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं तैयार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने जिनको चुन करके भेजा है, ये जनता के लिए कार्य करते हैं। तो योजनाएं, अगर हम कहें कि योजनाएं बनाने का जो मुख्य कार्य है वो राजनेताओं का है, जनता के प्रतिनिधियों का है। जनता ने जिनको चुन करके भेजा है उनका ये काम है। और उन नीतियों को
सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए जो उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो कार्य है, वो अधिकारियों का है। हमारे संविधान में ये बेहतर व्यवस्था की गई है कि एक जो सदस्य है, जो जनता का प्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र में जानता है, जनता की समस्याओं को सुनता है, देखता है। अगर उस क्षेत्र में स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, सही तरीके से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में संसद में बैठकर इन पे विचार विमर्श होता है, जहां पे विपक्ष भी है। विपक्ष की व्यवस्था क्यों हमारे संविधान में की गई है? क्योंकि जो सत्ता में सरकार है, जो दल सत्ता में बैठा हुआ है, जिसकी सरकार है, वो मनमानी ना कर सके। जैसा कि अपने लिए सिर्फ नहीं, अपने क्षेत्र के लिए ही केवल योजनाएं ना बनाओ। क्यों? सारा देश उनका है, हमारा है। तो देश के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, देश का शासन प्रशासन कैसे चलेगा, इस पे विचार करना सरकार का काम है। इसकी समय समय पे सलाह मशविरा जनता के प्रतिनिधियों को, ये जो हमारे पदाधिकारी हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, आईएएस आईपीएस, ये अधिकारी लोग उनकी मदद करते हैं, उनको सलाह देते हैं। अगर वो कोई अनुचित कार्य करने जा रहे हैं तो उनको बताते हैं, सर ये हमारे संविधान में इसलिए इस काम के लिए कहीं वर्णन नहीं किया गया है, ताकि वित्त का कहीं दुरुपयोग ना हो। वित्त का दुरुपयोग, क्योंकि जो वित्त है, फाइनेंस है, वो भारतीय जनता का है। वित्त का किसी भी तरीके से कहीं पे दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसको समय समय पर जो इसके जानकार हैं, जो इसके विशेषज्ञ लोग हैं, वो उनको सलाह देते रहते हैं। इसके लिए वो काउंसलर होते हैं, केंद्र सरकार के काउंसलर होते हैं, राज्य सरकार के काउंसलर, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति का सलाहकार। ये लोग विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो अगर हम अपने संविधान के जो मूल तत्व हैं उनकी बात करें, तो हमारे संविधान में सारी चीजें लिखित रूप से हैं। देश का संविधान सर्वोच्च है, कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, और उस कानून के अंतर्गत ही सबको रहना है। आज अपनी बात को हम यहीं विराम देते हैं। आप सब लोगों को नमस्कार, हमारा अभिनंदन, वंदन। जय भारत।
बैठे रहिए।